नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 2024 आईएएस प्री के लिए एग्जाम के लिए हिंदी में टेस्ट नंबर है 4 और टॉपिक आज का जो होगा ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जहां पर आप देखेंगे कि कृषि किस प्रकार से की जा सकती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मानव का इंटरफेयर कितना ज्यादा है, मानव बस्ती मानव भूगोल से संबंधित आज की क्लास में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जी हाँ, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर दिल करे तो। और अगर ये सीरीज आपको लगता है कि हमें फुल कंप्लीट ज्वाइन करना चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे चुका हूँ, एक बार फिर से आपको दे देता हूँ कांटेक्ट नंबर, जहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 7210904032। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। ये आपका 35 टेस्ट का सीरीज है, 35 टेस्ट पेपर है। आज जो क्वेश्चन कर लेंगे उसके अलावा जो क्वेश्चन आपके बचेंगे वो आपको पेड वाले मिलेंगे। और अभी आज की जो फीस है वो है 5000। आप कॉल कर लीजिएगा और आपको कुछ फीस में छूट जरूर मिल जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे समृद्ध मोनोजाइट या मोनाजाइट जो कि थोरियम से प्राप्त किया जाता है, मुख्य रूप से थोरियम प्राप्त किया जाता है मोनाजाइट से, मतलब थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। मोनाजाइट आपको जमीन में मिल जाएगा और उसके आप प्रसंस्करण के द्वारा थोरियम जो कि आपका परमाणु ईंधन है प्राप्त कर सकते हैं। अब ये भारत में कहाँ प्राप्त होता है? तो ये आपको कृष्णा कावेरी बेसिन के पास भी थोड़ा सा मिल जाएगा, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। और सर्वाधिक मात्रा में जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? केरल में मिलता है सबसे ज्यादा। और ये पूरे विश्व का लगभग 15% प्राप्त होता है हमारे भारत के केरल में, लेकिन हम इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं क्योंकि इसके खनन की प्रक्रिया अभी वो बहुत कठिन है। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि बाहर से हम ईंधन का वो ले लें और उसका प्रयोग करें। आगे आने वाले समय में जब तकनीकी का विकास होगा तो हम जरूर इसका खनन करेंगे, और तब जब मार्केट में वो चीजें अवेलेबल नहीं होंगी तो हम अपना परमाणु ईंधन यूज करेंगे। जी हाँ, ये हमारी पॉलिसी भी हो सकती है, पॉलिसी का एक हिस्सा भी हो सकता है। फिलहाल आगे चलते, देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया, या तो आप अपने घर के आसपास जो देखते हो वो अगर आपको पता, उसका कॉन्सेप्ट आप समझते हो, तो एक तो वो हो गया। दूसरा, फैक्ट तो पता होने ही चाहिए। ये सीधा डिक्टो फैक्ट मारता, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अभी देखो यहाँ पे ये करंट अफेयर का है। एक किलाडी, किलाडी एक स्थल है जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे? आप तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उधर जाएंगे जहाँ संगम काल के लोग मिलते हैं। कौन से संगम काल के जो लोग मिलते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि जब अशोक था तो अशोक ने अपने शिलालेखों में क्या किया था? संगम काल के राजाओं के बारे में, संगम लोगों के बारे में चर्चा की है, जो उनमें आपका चोल, चेरा, पांडे ये सब मिलते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो संगम एज है वो 300 बीसी के आसपास की है। अब हुआ क्या कि एक नदी है वैगई नदी, वैगई नदी के पर एक किलाडी नाम से जगह है, इसका क्या किया गया? उत्खनन करना शुरू किया गया। जब इसका उत्खनन शुरू किया गया तो वहां से हमें कुछ पता चला। क्या पता चला? कि भाई ये जो सभ्यता है ये 300 साल पुरानी नहीं, लगभग 800 साल पुरानी है। 800 बीसी, मतलब इधर से नहीं उधर वाला, मतलब अभी मान के चलिएगा 2300 साल पुरानी अभी साक्ष्य हमारे पास है। बट लोग कह रहे हैं कि लगभग 2800 साल पुरानी। तो जब इसका उत्खनन अच्छे से प्रॉपर हो जाएगा, इस पर रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तब ये डिटेल में आपको पता चल पाएगा। ओके। तो फिलहाल यहाँ पर ये तमिलनाडु में ही किलाडी नाम से एक जगह है जहां पर इसका उत्खनन किया जा रहा है, जो कि संगम काल के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। स्थल है, नाम है कीलाडी। क्या नाम है? कीलाडी। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की विशेषता वाली फसल है? अब देखो जायद वाली अगर बात करें, जैसे ही आपसे जायद के बारे में आएगा तो आपको क्या करना है? जायद को आप जायद मत पढ़ो। जायद को अगर आप जायद पढ़ोगे तो आप हो सकता है लाइफ टाइम कंफ्यूज रहो। जायद को आप सलाद पढ़ो। क्या पढ़ो? सलाद, बस। अब कोई दिक्कत नहीं हो।
जायद का मतलब सलाद अगर आपने पढ़ लिया तो अब आपको ये रबी, खरीफ और जायद की फसलों में टेंशन नहीं होगी। जो एक फसल होती है रबी, रबी का मतलब आप इसको मान के चलिएगा सूर्य की रोशनी में पकने वाली फसल, जिसको सूर्य के तापमान की जरूरत होती है। तो सूर्य का तापमान गर्मी में मिलता है। अब ये मान के चलिएगा कि गर्मी आपकी अप्रैल में शुरू हो जाएगी, तो अप्रैल में जो फसल पकेगी वो कौन सी होगी? रबी की फसल होगी। अप्रैल में पकने के लिए इसकी बुआई रबी की कब होनी चाहिए? इसकी बुआई होनी चाहिए नवंबर प्लस दिसंबर के महीने में बुआई हो जाए तो रबी की फसल। और जायद का मतलब होता है सलाद। और अगर आप सलाद की बात करें तो सलाद में आएगा क्या? सलाद में आएगा ककड़ी, सलाद में क्या आएगा? खीरा, सलाद में क्या आएगा? आपका तरबूज। अब ये फसलें कब होंगी? जब आपके देश में गर्मी शुरू हो जाएगी, तब ये फसलें आपको मिलेंगी। अर्थात जैसे ही अप्रैल में रबी की फसल कट जाएगी तो अप्रैल के बाद मई जून तक आपको जो 2-3 महीने की फसल होती है वो जायद की होती है। अब टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इतना आपने क्लियर कर लिया। तो अगला अगर खरीफ बचा, तो खरीफ में जो बचा हुआ समय है अर्थात जुलाई में जब वर्षा शुरू हो जाती है तो धान की रोपाई वगैरह शुरू की जाती है। जुलाई, सितंबर, अगस्त ये सब महीने तक आपकी चलती रहती है खरीफ की फसल। आइएगा ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कहता है ऑप्शन भाई। रबी फसलों की कटाई के बाद शुरू होने वाली अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल है। 2-3 महीने चलता है, ज्यादा टाइम का नहीं है। और रबी के बाद ही होता है, अप्रैल के बाद बुआई होती है जायद की। बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है? इस ऋतु में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलें, तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जी चारे वाली फसलें। बिल्कुल सही बात है। आप चरी वगैरह का नाम अगर जानते हो, बरसीन, चरी, तो वो सब इसी से संबंधित हो जाते हैं। अगला, इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं देश के दक्षिणी भाग में नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दक्षिण का जो तापमान है वो 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियत रहता है। वो इसी के आसपास पूरे वर्ष घूमता रहता है। तो ऐसे में वहां गेहूं की जगह चावल की फसल को साल में कई बार वो लोग ले लेते हैं, मतलब खरीफ का कई बार कर देते हैं। और याद रखेंगे, ये रबी जायद फसल नहीं, ये मौसम के नाम होते हैं। मौसमी मौसम के हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं, सीजन से संबंधित होते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन सही हैं और डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि अर्थात शुष्क भूमि का मतलब क्या? देखो, एक तो रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान का मतलब क्या हुआ? जहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बारिश वर्षा कम हो जाए, 25 डिग्री सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीग्रेड लिख दिया, 25 सेंटीमीटर से वर्षा क्या हो जाए? वर्षा कम हो जाए तो उसे बोलते हैं रेगिस्तान वाला क्षेत्र। और जहां पर 25 से थोड़ा ज्यादा और 75 तक बारिश हो जाए तो उसे हम किस रूप में रखते हैं? उसे हम रखते हैं शुष्क भूमि क्षेत्र में रखते हैं। यह मुख्य रूप से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला इस क्षेत्र में रागी, बाजरा, मूंग, चना, जी हाँ, जहां पर बारिश कम होती है वहां पर ये मोटे अनाज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मोटे अनाज। और मोटे अनाज और 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला या 75 सेंटीमीटर जो, 100 नहीं कहेंगे, 100 से कम कहेंगे, 75 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है, आपके राजस्थान में हो जाता है, थोड़ा सा यूपी में हो जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के कुछ भागों में वर्षा 75 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, तो वहां पर आप चना की कृषि बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो, क्योंकि मोटे अनाज में पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता कम होती है। आप एक बार बो दीजिएगा, इसके बाद पानी देने की जरूरत नहीं है, भगवान की बारिश से ये पक जाए वही बहुत है। आगे चलते अगले क्वेश्चन में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि, देखो भाई, अगर 1911 से 21 की बात करें तो जनसंख्या इस समय ऋणात्मक है। कैसी है? ऋणात्मक है। और अगर 1921 से 1951 देखें तो मृत्यु दर में कमी आई है, जन्म दर सेम बनी रही, अर्थात मॉडरेट टाइप की मान के चलिएगा। लेकिन फिर भी इस काल को स्थिर वृद्धि ही कहेंगे, क्योंकि जन्म दर तो रुकी नहीं, वो बढ़ती ही गई, लेकिन मृत्यु दर रुक गई। इससे क्या हुआ? स्थिर वृद्धि से हम नाम देते हैं, स्थिर वृद्धि का नाम देते हैं। फिर 1951 के बाद इकट्ठा जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, तेजी से जनसंख्या बढ़ने लग जाती। 1901 से 1921 के बीच रुद्र वृद्धि के रूप में जाना जाता है। ये वाला सही है, यही है मतलब।
निगेटिव रूप में थोड़ा सा वृद्धि हो रही है। और 1921 से 51 के दशक में जनसंख्या विस्फोट को नहीं, 1951 से 81 को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, ये वाला गलत है। सही आंसर हो जाएगा इसका ए। हाँ सही पूछा, ए हो जाएगा। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, इसमें क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो चाह रही हैं कि कोई व्यक्ति जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है अपने घर के आसपास जो से पक्षी दिखाई देते हैं उनकी संख्या को काउंट करे और इस चीज को आगे प्रमोट करे। तो इसके लिए क्या किया गया कि इस साल भारत के 46,000 लोग शामिल हुए और 46,000 लोगों ने 1,067 पक्षियों का डेटा इनकी साइट में क्या किया, अपलोड किया। जिनमें से इन्होंने बताया कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर, सॉरी मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, उत्तराखंड, सॉरी यूके में उत्तराखंड में जो पक्षियों की प्रजाति मिली है वो 426 मिली है। वहीं अगर हम थोड़ा सा वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़े तो यहाँ पर 489 टाइप के बर्ड मिले हैं। और ये भारत में सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं, वेस्ट बंगाल में पक्षियों की प्रजाति देखने को मिली है। इससे क्या होता है, पूरी दुनिया के पक्षियों का एक डेटा बन जाता है और ये अच्छा रहता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत हुई है 1998 से यह कार्यक्रम लगातार शुरू है। जैसे शहरों में पक्षियों की संख्या थोड़ा सा बढ़ रही है, गांवों में भी पक्षियों की संख्या वैसी ही बढ़ रही है। हालांकि कुछ पक्षी विलुप्त प्राय स्थिति में हैं। आइए का देखते हैं, विश्व में पक्षियों की प्रजाति तीसरे स्थान पर भारत में है। जी हाँ, अमेरिका चाइना के बाद सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजाति कहाँ पे है, भारत में। भारत तीसरे नंबर पर आता है। देश में जी बीबीसी, जिसे ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट कहते हैं, का आयोजन द वर्ल्ड काउंट इंडिया द्वारा किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष, ये प्रतिवर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष, 4 वर्ष नहीं, प्रतिवर्ष होता है, ये गलत है। ये दोनों सही है, प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जापान की धार्मिक मान्यता, जापान की तंदुरित, तंदुरित मतलब इस तरह से कट कट वाली जो समुद्री स्थल की रेखाएं होती है, इधर समुद्र हो गया, ये स्थल हो गया, ये आपका स्थल हो गया और ये आपका समुद्र हो गया। लॉरेशियन प्रकाश की जलवायु, लॉरेशियन तट के पास क्यूरोसियो और ठंडी ओयोसियो, हाँ क्यूरोसियो आपकी जो है वो गर्म जलधारा है और ओयोसियो आपकी ठंडी जलधारा है। और जहां कहीं भी ठंडी और गर्म जलधारा मिलेंगी तो वहां पर मत्स्य पालन सर्वाधिक होता है। क्या होता है, मत्स्य पालन होता है। जापान में धार्मिक मान्यता, जापान में देखो कृषि तो होती है नहीं, जापान में क्या नहीं होती, कृषि नहीं होती, बहुत कम मात्रा में, थोड़े बहुत खेत है तो उनको मतलब नहीं है। अब खाएंगे क्या, जब कृषि होती नहीं है तो फिर जल में कृषि करिए, और जल में कृषि में आपको मछली पालन अच्छा हो जाएगा। धार्मिक, देखो जैसा देश वैसा धर्म हो जाता है, तो इनके धर्म के हिसाब से भी वैसे ही हो गया कि चलो मछली पालन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जापान की तंदुरित तटरेखा कट वाली, जहां पर मछली इधर ट्रैप में आ जाएगी, आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद आपका तट का, ये कुल मिला के चारों सही है, लॉरेशियन और ये चारों के चारों सही। 1 मिनट। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। मिश्रित कृषि, देखो मिश्रित का मतलब क्या होता है कि हम उधर थोड़ा सा कृषि भी कर लेंगे और कृषि के साथ साथ हम पशुपालन वाला काम भी सल्टा लेंगे, एक साथ दो कामों को हम क्या कर लेंगे, निपटा देंगे। तो अच्छी बात है। ऐसी प्रणाली में जिसमें किसान सब्जियां पैदा करते हैं उसे ट्रक कृषि कहते हैं। सब्जियां पैदा करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक है और हमने अपने यहाँ पे खीरा के बो लिया, हमने ककड़ी बो लिया, या ऐसी सब्जी जो एक रात में मार्केट तक पहुंचानी है, तो किसान खुद का अपना ट्रक रखेगा जिससे वो सामान को इधर से उधर ट्रांसफर करेगा। ऐसी प्रणाली को ट्रक प्रणाली कहा जाता है, ट्रक कृषि कहा जाता है। खुद किसान अपने सामान को मार्केट तक रात भर में पहुंचा दे, सही बात है। कृषि में कोलहज होल मॉडल के बारे में आपने बताया कि इसका एक और नाम होता है सामूहिक कृषि। कोलक होज का मतलब होता है सामूहिक कृषि। क्या होता है, सामूहिक कृषि। और सामूहिक कृषि में व्यक्तिगत
किसानों के पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे छोटे भूखंड होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे। और ये होती कहाँ पे? ये कृषि आपकी यूएसएसआर में होती है। और ट्रक कृषि कहाँ होती है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होती है। कहाँ होती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होती है। चारों के चारों सही है, सॉरी तीनों सही है। अगला है हेलेबिडगे होयसलेश्वर मंदिर। देखो ये जब पेपर बना था तब तक होयसलेश्वर मंदिर यूनेस्को में शामिल नहीं। सितंबर 2023 में जब यूनेस्को की रिपोर्ट आई तो उसमें होयसलेश्वर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अभी भारत में 42 साइट यूनेस्को में है, ध्यान रखेंगे, जिनमें से 7 प्राकृतिक है, एक आपका मिश्रित है और आपके 34 सांस्कृतिक स्थल है। होयसलेश्वर मंदिर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको कर लीजिएगा। इसमें जैन धर्म, शैव धर्म से संबंधित विषयों का चित्रण किया गया है। आप कभी भी होयसलेश्वर मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और आपको देखना चाहिए। अच्छा, इन होयसलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन राजा कब से कब तक है? 1920 के बाद ये राजा है। 1920 के आसपास ये मंदिर का निर्माण हो रहा। यह एक जुड़वा मंदिर है। इसमें शंकर जी और पार्वती दोनों से संबंधित मंदिर है। एक मंदिर का नाम है संतलेश्वर, एक का नाम है होयसलेश्वर। बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत के में मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची मान्यता है तो नामित किया। नामित नहीं, अब तो कंफर्म हो गया है। तो आज अब इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही है। आज क्या हो गया? ये यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हो गया है। होयसलेश्वर जो है ये शामिल हो चुका है और इम्पोर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आ सकता है। विश्व में वनस्पति के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनस्पति के वितरण में आ जाओ भाई। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कम पत्तियों वाले छोटे छोटे वृक्ष अधिकता दिखाई देती है। घास के साथ वृक्ष की उपस्थिति के कारण सवाना वनस्पति को सेल्वास नहीं। सिल्वास जो है ये कहाँ होता है पता है? ये होता है आपका अमेजन के क्षेत्र में। और अमेजन में तो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो ये तो बेकार हो गया। स्टेपी वनस्पति में ध्रुवों की ओर वृक्ष और भूमध्य रेखा की ओर छोटी घास पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट। तो एक और तीन सही, आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सिल्वास जो है ये कहाँ पे है? अमेजन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किशोर जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किशोर जनसंख्या, किशोर का मतलब क्या होता है भाई? किशोर एज किस ग्रुप में आएगी? ये आपका 17 से 18 साल वाले जो होते हैं उस ग्रुप की बात की जा रही है। तो वो आपका एज ग्रुप हो जाएगा। किशोर देश की कुल आबादी का 5वां हिस्सा है। मतलब कि जो 17 18 19 साल वाले जो बच्चे हैं इनकी 100% में इनका हिस्सा 5वां का मतलब 20%। बिल्कुल सही बात है। 20% हिस्सा इनके पास है। हमारा देश जो है यंगस्टर देश क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ये किशोरों की जनसंख्या या युवकों की जनसंख्या ज्यादा है। तो 20% के आसपास है, सही है। महिला किशोरों की तुलना में पुरुष किशोरों की संख्या अधिक है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम मेल की बात करें तो लगभग 52.7% है। और फीमेल की बात करें जो नए नवयुवक हैं तो उनकी संख्या लगभग 47 पॉइंट समथिंग के आसपास है। तो फीमेल कम है, मेल की संख्या ज्यादा है। तो बेटर है, दोनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में पेट्रोलियम वितरण के संदर्भ में, विश्व में पेट्रोलियम वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लो भाई, पेट्रोलियम वितरण। अपरिष्कृत पेट्रोलियम तृतीयक काल की रूपांतरित, देखो कभी भी आए कि कोयला, तेल, कच्चा तेल, ये सब किसमें होते हैं? ये सब होते हैं अवसादी सेल में। किसमें होते हैं? अवसादी। अवसादी का मतलब क्या होता है? कि आपका जो कोयला पत्थर है, जो वनस्पति है जब किसी पत्थर के नीचे दब जाती है और उसके ऊपर आपका धीरे धीरे समय के साथ तेल का और कोयले का निर्माण होता है। ये मेटामॉर्फिक नहीं होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में ये इनका उत्खनन किया जाता है।
अगला क्या है भाई? तो पहला तो गलत हो गया। विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 90% से अधिक मध्य पूर्व में पाया जाता है। मध्य पूर्व में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ओपेक कंट्री के बारे में देखेंगे तो ओपेक कंट्री में आपको एशिया के लोग भी मिल जाएंगे, आपको अफ्रीका के लोग भी मिल जाएंगे और आपको साउथ अमेरिका के भी लोग मिल जाएंगे, मतलब देश मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 90% एक ही जगह पे नहीं है, ये अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खास जगहों पर तेल मिलता है, कुछ जगहों पे तेल नहीं मिलता है। तो एक ही जगह पर सीमित नहीं है, तो ये आपके दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चीन स्थान कोयला क्षेत्र। अच्छा, कोयला कहाँ कहाँ मिलता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई। चीन में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? चीन में कोयला तो एक फुसुन में मिलता है, ये तो गलत लिखा है। चीन में कोयला कहाँ मिलता है? एक फुसुन में मिलता है, नाम से ही पता चलता है कि अपन कहाँ पे, फुसुन में। और एक जगह है साक्षी, साकसी। ये दो जगह जहाँ चीन में मिलता है, जर्मनी का रूर रेलवे। आगे भी बहुत क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में बोवेन बेसिन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जापान में कहाँ मिलता है? जापान में मिलता है सीक्यूगो में। सीक्यूगो में जापान में कोयला, वैसे तो जापान में ज्यादा कोयला नहीं मिलता, जो भी मिलता है वो इसी क्षेत्र में मिलता है। आगे चलते हैं। बाजारी बागवानी के बारे में कौन सा संदर्भ सही नहीं है? बागवानी बाजारी मतलब ऐसी बागवानी जो बाजार को ध्यान में रखकर फसलों को तैयार करती है, बागवानी। बाज क्या कह रहा है? इसमें सब्जियों की कृषि, बिल्कुल सही बात है। पूरी तरह से नगरीय बाजारों पर केंद्रित होती है, गांव में तो बेचना है नहीं बाजार, इसीलिए बनाई है। इस कृषि प्रणाली में खेतों के आकार बड़ा होता है, इनमें नगरीय केंद्रों से जुड़ाव कमजोर होता है। नहीं नहीं, इनका जो क्षेत्र होता है, एक तो देखो शहर के पास कभी भी बड़े खेत नहीं हो सकते, छोटे छोटे खेत होंगे। और इनका जुड़ाव कमजोर हो गया तो फिर कृषि का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये कृषि जुड़ाव के माध्यम से ही चलती है। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी शहर की, उतना ही अच्छा फायदा होगा। यही आपका गलत है। इसमें गहन श्रम, अधिक पूंजी की आवश्यकता, पूंजी अधिक लगती है, फायदा भी अधिक होता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आगे चलते हैं। मानव भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणविद निश्चयवाद को सर्वोत्तम उदाहरण करता है? देखो, पर्यावरणीय निश्चयवाद का मतलब क्या होता है कि वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए अभी जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे लोग पहले मोबाइल से बात नहीं करते थे, अभी पिछले 20 साल से लोगों ने मोबाइल का कितना अधिक यूज करना शुरू कर दिया। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद का ही थ्योरी है, जहाँ पे चीजें वर्तमान समय के साथ मिलाकर अपने आप को क्या करती हैं, अपनी क्षमता को बढ़ावा देने का काम करती है। इसका सही आंसर है बी। मानव विकास को निर्देश या आकार देने में प्रकृति और भौतिक पर्यावरण की क्षमता की भूमिका से संबंधित होता है पर्यावरण निश्चयवाद। मोबाइल सुविधाएं वही है जहां पर आज पर्यावरण साथ दे रहा है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु में हेसियांडो पद किससे संबंधित है? हेसियांडो पद का संबंध किससे है? ये बड़ी कृषि जोत होते हैं, हालांकि ये आपके क्या बोलते हैं, जर्मनी में काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े जोत आपको स्पेन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़ी कृषि क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। जो बड़े बड़े, जैसे अपने यहाँ हेक्टेयर होता है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हेसियांडो होता है। ये बड़े कृषक जोत होते हैं, मतलब बड़े बड़े खेत होते, जिनमें एक साथ 10-12 ट्रैक्टर चल के कृषि करते हैं। आप लोगों ने रील्स वगैरह में देखा होगा, तो उसी की बात है। भारत में निम्नलिखित पत्तनों को उत्तर से दक्षिण दिशा में लगाइएगा। चलेगा भाई, उत्तर से दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं। ऐसे बनाते हैं और ये सेट कर देते हैं, कैसे बनेगा? कांडला यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो सबसे ऊपर तो कांडला है नंबर एक पे। नंबर एक पे मतलब इन दोनों में से एक सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा विशाखापट्टनम, पारादीप उड़ीसा में, और विशाखापट्टनम कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। तो इसके बाद एक के बाद दो, यानी कि एक के बाद दो, इनमें भी सही है, तीसरा भी सही है। इसके बाद आपको मर्मागवा गोवा में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? गोवा में। अब तूतीकोरन और मंगलुरु की बात करें, तो तूतीकोरन आपको केरल में मिल जाएगा, मंगलुरु आपको कर्नाटक में मिल जाएगा। तो कर्नाटक तो भाई ऊपर मिलेगा, केरल आपको नीचे मिलेगा। तो इन दोनों को पलट दीजिएगा, 5 को 4 कर दीजिएगा, 4 को कर दीजिएगा 5। डी इज द करेक्ट आंसर। स्वच्छंद उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्वच्छंद उद्योग, स्वच्छंद उद्योग के बारे में क्या भाई, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? ये बड़ी मात्रा में श्रम बल को रोजगार प्रदान करने के लिए काम करते हैं, ये है गलत। स्वच्छंद उद्योग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा कि मैं मोबाइल की फैक्ट्री अपने घर में डाल दूं, मोबाइल फैक्ट्री। अब इसमें होगा क्या, मैं कहीं से सिम मंगा लूंगा 1-1.5 लाख, कहीं से चिप मंगा लूंगा 1-1.5 लाख,
कहीं से मैं उसकी जो मोबाइल के अंदर जितने भी सामान बढ़ते हैं मैं सब इधर उधर से छोटे छोटे सामान को मंगा लिया। अब सारा आइटम मेरे पास कंप्लीट बना बनाया आ गया। अब 10-5 लोग मिलके उसको केवल असेंबल असेंबल करने का काम है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि ज्यादा रोजगार मतलब ज्यादा लोगों को इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती। हम कच्चा माल इधर उधर से ले आते हैं सिर्फ बेचने का। अरे आप सीधे समझिएगा कि आपने एक मिठाई की दुकान खोली, क्या खोली आपने? एक स्वीट शॉप खोली, मिठाई की दुकान। आप खुद मिठाई नहीं बना रहे हो। अगर आप खुद मिठाई नहीं बना रहे हो, केवल बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको बेचने में एक आदमी की आवश्यकता है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मिठाई निर्माण करते तो आपको बनाने वाले अलग कारीगर की जरूरत पड़ती। वही बात है, स्वच्छंद उद्योग का मतलब क्या होता है? बाहर से आप सामान लाके अपने यहाँ असेंबल करके बेच रहे हो। ये आपका स्वच्छंद उद्योग के नाम से होता है। अब इसमें श्रम बल की कोई आवश्यकता होने वाली नहीं। ये सामान्य आदमी केवल हैंड टू हैंड बेच लेने वाला काम होता है। मतलब बाहर से कच्चे फुटकर सामान लाओ, कच्चा सामान लाओ, अपने आप बना के बेच दो, वो वाली बात हो जाती है। हाल ही में सुर्खियों में रही सीसी मक्खियां। सीसी मक्खियां का मतलब क्या होता है? अपने यहाँ जो बड़ी बड़ी मक्खियां होती है ना, जिनसे शहद वगैरह निकालते हैं, वो बहुत बड़ी होती, बहुत मोटी, बहुत काटती है। तो इसका क्या किया गया है, सीसी मक्खियों का अभी जो है जीनोम निकाला गया है। इनका जो जीन है उसका जीनोम निकाल लिया गया है। कोडिंग की गई है जीन की। और ये जो क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि मक्खियां मर गई तो हम भी मर जाएंगे। मक्खी क्या करती है, एक वृक्ष में बैठेगी, एक फूल में बैठेगी, फिर दूसरे फूल में। तो इस फूल का परागकण उसमें, उस फूल का परागकण इसमें करवाने का काम करती है मधुमक्खी। तो ये इनके पैर से और इनके शरीर से जो परागण हो रहा है, उसमें जो कण इनके शरीर में लगते हैं, उस चीज को जीनोम के रूप में निकाला गया। किसी संक्रमित चींटी मक्खी का काटना मनुष्य के लिए घातक हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और अगर ये कई मक्खियां एक साथ काट लें तो आदमी मर भी जाता है। सीसी मक्खियां केवल अफ्रीका में पाई जाती हैं। सीसी मक्खियां केवल अफ्रीका में पाई जाती हैं। ये 14 से 20 डिग्री, 14 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाने वाली मक्खियां, जो कि अफ्रीका में पाई जाती हैं। इन्हीं का एक स्वरूप भारत में भी देखने को मिलता है, बट उसका नाम सीसी मधुमक्खी नहीं हो। हमारे यहाँ तो लक्ष्मी मानते हैं सरस इसको। अगर आपके घर में इसका छत्ता लग जाए तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आ गई। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समता का संबंध किससे है? उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच। समता मतलब सबके पास तक पहुंच हो जाए, सही बात है। सशक्तिकरण, विकल्प चुनने की शक्ति। इंपावरमेंट, महिलाओं को इंपावरमेंट करने का मतलब क्या है? वो अधिकार को चुन सके, उसे सशक्तिकरण कहते हैं। संधारणीयता मतलब कि चीजें आगे बढ़ती रहें, सस्टेन करती रहें। अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। आज मेरे पास मोबाइल है, कल मेरे बच्चों के पास भी मोबाइल है। आज मेरे पास खेत है, मेरे बच्चों के पास भी खेत है। आज मेरे पास पानी, मेरे बच्चों के पास भी पानी रहे। संधारणीयता कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। उत्पादकता मतलब कि आप किसी भी चीज को उत्पादन करो, चारों की चारों सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कर लेते भैया विचार। क्वेश्चन नंबर 22, विचार कर लेते हैं। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी, ये तो गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है, ये तो काट दीजिएगा। इसके बाद है अदना। अदना आपका कहाँ पे है? अदना है आपका टर्की में। तुर्की में अदना पड़ता है, तो ये भी आपका दो भी गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है एक सही होगा। मरियुपोल ये आपका कहाँ पे है? ये मरियुपोल आपका यूक्रेन में है। ये केवल सही। तेल परिवहन के लिए एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही है, बिल्कुल सही बात है। तापी परियोजना आपने जरूर सुना होगा, जो आपका पाकिस्तान वगैरह से छूते हुए उधर अफगानिस्तान से आगे बढ़ के निकलेगी। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई को पश्चिम और उत्तरी भारत के विभिन्न औद्योगिक परिसर से जोड़ती है। ये कैसे होती है देखो, ये यहाँ से शुरू होगी, इस तरह से चलते हुए आगे जाएगी, पहले यूपी बिहार को घूम के फिर दिल्ली आती है। इस तरह से इसका डिजाइन सीधे करते तो पास पड़ता, लेकिन उससे ये हर जगह पहुंच नहीं पाती, इसलिए इसको थोड़ा सा घुमा के लाया गया। दोनों सही है। सीमा सड़क संगठन BRO स्थापना कब हुई थी? 1960 में। मनाली को लौ स्पीति घाटी से पूरे वर्ष जोड़ने वाली अटल टनल का निर्माण BRO के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। गहन निर्वाह कृषि में धान की खेती की प्रधानता पाई जाती है, आमतौर पर इसकी विशेषता क्या है? गहन निर्वाह कृषि में धान की खेती की प्रधानता पाई जाती है, और ऐसा क्यों किया जाता है, उसके क्या रीजन है? देखेंगे यहाँ पे।
उर्वरकता बनाए रखने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, धान की कृषि में खाद का तो होता ही होता है। इसके अलावा उच्च श्रम उत्पादकता, श्रम में कोई प्रोडक्टिविटी होने वाली नहीं है। मशीनीकरण का बड़े पैमाने पर उपयोग, यहाँ देखो कृषि, धान की कृषि में मशीन का तो कोई योग है नहीं। आप लोगों को लगाओ और उनसे क्या करो, आप उनसे आप कृषि कराओ, वो मतलब वो बीज ले लेंगे और वो मतलब पौधा, और छोटे छोटे पौधे को अपने हाथ से पानी में रोपते चले जाएंगे, पानी वाले खेत में रोपते चले जाएंगे। प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन लेना हमें गहन कृषि का ही रूप है। तो ये बाकी के दो गलत है, एक और चार सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई, जलमार्ग में अपवाहित होने वाले क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है भाई? राइन जलमार्ग उत्तरी सागर में, ये राइन जो है क्या बोलते हैं उसे, अरे जो जर्मनी है उसके पास के क्षेत्र से राइन नदी निकलती है और प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती हुई ये आपकी उत्तर सागर, यानी कि इंग्लैंड के और यूरोप के बीच में जो सागर, उत्तर सागर, वहां पे जाके मिल जाती राइन नदी। सही है। बोल्गा नदी जो है ये आपका, देखो ध्यान रखना, बोल्गा सेकंड, सेकंड कर रहा हूँ, फर्स्ट सबसे बड़ी यूरोप की नदी है। बोल्गा नदी सबसे लंबी नदी कहाँ की? यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और ये कैस्पियन सागर से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? कैस्पियन सागर से। मिसिसिपी तो सबको पता है, मिसिसिपी और मिसौरी नदियां जो हैं ये आपको मैक्सिको, दरअसल अगर आप कुछ इस प्रकार से, अभी तो थोड़ा सा आदत कम हो गई मेरी मैप बनाने की, अगर आप इस तरह से अमेरिका वाला मैप बनाएंगे तो नीचे वाला जो क्षेत्र है ये उसका है मैक्सिको का, ये वाला क्षेत्र यूएसए का है। तो यूएसए वाले क्षेत्र में आपका मिसिसिपी, मिसौरी बहती है, और यहाँ पे ओहियो जलमार्ग वो इस तरह से जुड़ जाता है। तो ये टच करती है यहाँ पे आपका ये जो क्षेत्र है, कैरेबियन घाटी है, या पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी जो है वो इसी से संबंधित है, इसी क्षेत्र से, कैरेबियन सागर से। तो फिलहाल आपका एक और तीन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत श्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत श्री का मतलब क्या है? अभी निर्मला सीतारमण ने कहा था, वित्त मंत्री थी, निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे यहाँ के जो पुरा लेख है, जो किसी भी भाषा में कोडित है, लिखित है, तो उनके लिए हम क्या करें, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं। बहुत सारे संग्रहालय हैं जहाँ पे बहुत सारी लिखे हुए पुराने 1000 साल पुरानी पुस्तकें हैं। अब उन पुस्तकों को किसी को पढ़ना है तो उसे जाना पड़ता है। चलो भाई हम जाएंगे मैसूर, हमें पढ़ना है, तो ये शुरुआत भी हालांकि मैसूर से हुई। मैसूर में इस कार्यक्रम को शुरुआत कर दिया गया, वहां के संग्रहालयों को डिजिटलीकरण किया गया है कि कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति अपने घर में उन चीजों को एक्सेस लेके उनको पढ़ सकता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो भूलेख, जो अभिलेख थे पुराने, अभिलेखों के बारे में जानकारी यहाँ से ले सकता है, पढ़ सकता है। अभिलेखों को डिजिटलाइज करने के लिए शुरू किया गया है भारत श्री, मैसूर से शुरू हुआ है। यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का डांस है, बहुत प्रमुख डांस है, और इसमें बहुत बड़ा मुखौटा लगा के इस नृत्य को किया जाता है। इंपॉर्टेंट डांस है, याद रखेंगे, भूलने का कोई यहाँ पे ऑप्शन मत रखिएगा। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में यह मंदिर कला शैली पुराणों से संबंधित है। 60 प्लस पुराणों की यहाँ पे कहानियों का वंचन किया जाता है। इस नृत्य की सामान्य विशेषता बड़े आकार की टोपी, मुखौटे, बिल्कुल सही बात है, दो तो सही है। और इसके एक नर्तक थे, उनका नाम था बलिपा नारायण। अभी आपकी मृत्यु हो गई। इन्होंने लगभग 60 वर्ष तक यक्षगान को प्रमोट किया है, तो इस वजह से यक्षगान का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है भाई, चलवासी पशुचारण यानी कि झूम कृषि के बारे में निम्नलिखित क्षेत्रों में विचार करें। चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रचलित है? हिमालय, टुंड्रा प्रदेश, अफ्रीकी, मेडागास्कर के द्वीप। कहाँ कहाँ पर प्रचलित है? तो भाई ये ठंडे प्रदेशों के लोग जो है, जब बर्फ गिरती है तो ठंडे प्रदेश से नीचे उतर आते हैं, और जब बर्फ चली जाती है तो फिर से ऊपर चले जाते हैं। भारत में भी कौन करता है मैं भी बता दे रहा हूँ, आगे के और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे भूटिया या भेटिया करके जनजाति है, एक बकरवाल जनजाति है, बकरवाल, बकरवाल जनजाति है जो ये काम करते हैं, ये मतलब चलवासी कृषि के रूप में फेमस है। ये आपके जम्मू कश्मीर की जनजातियां होती हैं। बाकी का दोनों का कोई संबंध नहीं। आगे चलते हैं, ये बस यही दो लास्ट क्वेश्चन करने हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। प्राकृतिक आपदा, उच्च वेतन, अनुकूल जलवायु, राजनीतिक उपद्रव। निम्नलिखित प्रवास के कर्ष कारक कौन कौन से? अब कर्ष का मतलब होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब क्या हुआ? ऐसे फैक्टर जहां पर आप क्या कह रहे हो, बेहतर जीवन के लिए जा रहे हो। किसके लिए? बेहतर जीवन के लिए जा रहे हो। जैसे मान लीजिएगा कि आप स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए, जैसे आप कनाडा चले गए,
तो ऐसे क्षेत्र में जब आप जाते हो तो इसे क्या बोलते हैं, अपकर्ष कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपकर्ष। यहाँ पे आपको उच्च वेतन मिलेगा, अनुकूल जलवायु मिलेगी, इसलिए आप चले जाते हो। वहीं अगर हम बात करें पुश फैक्टर की, तो पुश फैक्टर में क्या होता है कि आपके पास बेरोजगारी है, खाने के लिए नहीं है, तो अपने गांव से दिल्ली आ गए पैसा कमाने के लिए। प्राकृतिक आपदा बहुत ज्यादा आ रही है, अपने क्षेत्र को आपने छोड़ दिया, बाढ़ की समस्या बार बार आ रही है, या फिर राजनीतिक उपद्रव हो जाए, तो अब ऐसे क्षेत्र में आप क्या करते हो, ऐसे क्षेत्र में प्रतिकर्ष कारण होते हैं कि लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर जाते, माइग्रेट कर जाते हैं। एक और क्वेश्चन, लिग्नाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिग्नाइट के बारे में चलो भाई विचार कर लेते हैं। देखो, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट के बाद कौन सा होता है, एंथ्रासाइट के बाद होता है बिटुमिनस। इसके बाद कौन सा होता है, इसके बाद आपका आता है लिग्नाइट, फिर आता है पीट कोयला, सबसे खतरनाक, बेकार जैसा कुछ होता ही नहीं है। 70-80% तक बेकार चीजें भरी रहती है एंथ्रासाइट में। वहीं 70+% मात्रा ऊर्जा के लिए उपयोग में आ जाती है एंथ्रासाइट कोयले में। लिग्नाइट कोयले के बारे में क्या कह रहा है, यह कम नमी वाला उच्च श्रेणी का कोयला। लिग्नाइट निम्न श्रेणी का कोयला है, उच्च श्रेणी का नहीं, निम्न श्रेणी का है। 90% निक्षेप तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ये बात सही। तो भाई, अगर आपको मेरी बात सही लगी है और आगे के भी आपको क्वेश्चन करने हैं, तो और ये टेस्ट पेपर सबसे खराब है पूरे 35 टेस्ट में, ये सबसे गंदा पेपर है। और आपको एक मिलेगा इन्वायरमेंट का, बट इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए उसको आप गंदा नहीं कह सकते। इससे तो क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, और ये टॉपिक भी मुझे बहुत बुरा लगता है, ह्यूमन ज्योग्राफी। जिन लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रखा है, मतलब जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जिनका ऑप्शनल नहीं है ज्योग्राफी, उनके लिए ये बोझ है। आपने भी वीडियो अगर देखा होगा तो आप भी लगा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मेरा तो ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको, अगर आप टेस्ट सीरीज देख चुके हैं, अच्छा लगा है, तो 7210904032 में व्हाट्सअप कीजिएगा और इस सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। फीस है 5,000, बट आप अभी कॉल करते हैं तो मैं कुछ आपको जरूर ऑफर अवेलेबल करा दूंगा। चलेगा, टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम जगह।